नमस्कार। श्रुतिपुरी कृष्णायन यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया। अभिव्यक्ति सेक्शन में आज हम चौथे एपिसोड को शूट कर रहे हैं और मुझे इस एपिसोड को शूट करते हुए हमारे महामहिम फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि काला शब्द भावनात्मक रूप से हमारी संस्कृति में नेगेटिव माना गया है, नकारात्मक माना गया है, लेकिन एक काला ब्लैक बोर्ड ही न जाने कितने स्टूडेंट्स का भविष्य ब्राइट कर देता है। आप समझ ही गए होंगे कि आज के अभिव्यक्ति के इस अंक में हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने न जाने एक ब्लैक बोर्ड से कितने ही बच्चों का फ्यूचर ब्राइट किया है। आज हमारे साथ हैं एग्जामपुर के ओनर, एग्जामपुर के वो व्यक्तित्व जिन्होंने बच्चों के भविष्य को बनाने का, संवारने का बीड़ा उठाया। तो सबसे पहले तो विवेक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अभिव्यक्ति के इस अंक में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपसे एक सीधा और सिंपल सा पहला प्रश्न, एग्जामपुर नाम ही क्यों? मैम एक्चुअल में एग्जामपुर नाम मैंने थोड़ा सा रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि वो जंक्शन होता है, तो वहाँ पे डिफरेंट स्टेशंस पर डिफरेंट जगह जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, वो मीट करती है। तो मैंने सोचा कि हम लोग एग्जाम से रिलेटेड है तो हमारा भी एक जंक्शन होगा जहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आएंगे, तो उस वहाँ से मैंने इसको एग्जामपुर बनाया। और ऑनलाइन कंसेप्ट में ही आप क्यों गए? मैम ऑनलाइन कंसेप्ट में ये था कि अपने पास एक तो उतने बड़े रिसोर्सेज नहीं थे कि हम लोग जब मैंने स्टार्ट किया था तो भी मैं बहुत ज़्यादा धन वगैरह लगा कर एक बड़ी कोचिंग वगैरह ये सब स्थापित कर पाऊँ। तो मैंने एक सोचा कि मिनिमम चीज़ में मुझे ज़्यादा बच्चों तक रीच पहुँच पाए। तो मुझे अच्छा था कि मैं IT से इंजीनियर था, तो मुझे लगा कि हाँ मैं इस ऑनलाइन व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर एक छोटे से ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड और अपने कैमरे के माध्यम से हज़ारों स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता हूं। ऑफलाइन में मेरी रीच होगी, 200-300 बच्चे मुझ तक जुड़ सकते हैं जो मेरे पास आएंगे। बट जो मैं उस तबके को कुछ करना चाहता था जो घर से भी नहीं निकलता, जिसको पढ़ाई का मतलब उसके पास ना इतने धन होता है, ना रिसोर्सेज होते हैं, वो पढ़ने पर ध्यान ही नहीं देता। तो मैंने सोचा मैं उस तक पहुँचूंगा तो क्यों ना वो पढ़ेगा ही, उसको अगर उसके घर पे साधन मिल जाता है, इसलिए मैंने ऑनलाइन को चुना। क्या आपको लगता था कि उनके घर में वाईफाई होगा? मैम मुझे वाईफाई तो नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि आजकल इंटरनेट का पेनिट्रेशन ऐसा हो गया है कि सस्ते फ़ोन आने लगे हैं, तो कम से कम अब 200-300 रुपये में आपको 1.5-2 GB एक अच्छा इंटरनेट रिचार्ज मिल जाता है जी। तो मतलब अगर इतना भी उन लोगों के पास हुआ तो मुझे वहीं तक तो मैं पहुँच ही पाऊंगा। कुछ लोगों पे तो वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है, तो बस मैं उसी थॉट के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ा था। आप ही ने जैसे मुझे बताया कि आप एक IT प्रोफेशनल थे, आप इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? क्या ऐसा एक कारण बना जो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया? मैम मुझे मतलब बचपन से ही मुझे कुछ मतलब देना था सोसाइटी को। मतलब मेरे जो दादाजी थे उनके बड़े भाई टीचर थे, तो हम लोग छोटे मोटे नुक्कड़ नाटक करते थे, वो जो काफ़ी सिखाते थे देशभक्ति की भावनाएं, वो सब। उनका छोटा सा एक स्कूल था दूसरे गाँव में, तो वो बड़े गरीब तबके को शिक्षा देते थे, तो मैं भी उन्हीं के स्कूल में जाता था साथ में उनके में। तो मुझे वहीं से मतलब मुझे लगने लगा था कि मुझे कुछ बड़ा करना है समाज के लिए, उस तबके के लिए करना है जिसके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। फिर मेरी शिक्षा पूरी हुई, फिर मेरे पास बहुत रास्ते थे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने लिए ये कर सकता हूँ। बट मैं बोला यार ये सब तो सब करते हैं, मुझे कुछ अपने लिए भी तो होगा, मुझे कुछ दुनिया से हटके करना है चीज़ें। तब मैंने इस टीचिंग प्रोफेशन को चुना कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है और मुझे ऐसे तबके के लिए हेल्प करनी है कि जिसको कोई अभी तक कर नहीं पा रहा। आइए जानते हैं विवेक जी की जिंदगी के कुछ पुराने लम्हों को। विवेक जी, आपकी पैदाइश कहाँ की है और थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में, बचपन के बारे में बताइए। मैम हम लोग, मेरे पिताजी फौजी हैं, माताजी किसान हैं, मेरा पूरा परिवार किसान है। तो मेरी जो पैदाइश हुई है बुलंदशहर जिले में एक गाँव है कोंदू, तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। बचपन से मेरी पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ वहीं पे हुई है। तो हम लोग एक मॉडेस्ट फैमिली से आते हैं, किसान फैमिली से आते हैं, और हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि अगर आप मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो बस पिताजी फौजी थे, वहाँ से कुछ संस्कार मिले, कुछ दादाजी के बड़े भाई जो टीचर थे उनसे, तो वही सब बचपन में काफ़ी चीज़ें तय हो जाती हैं, इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है कि उनसे किस दिशा में जाना है। तो वो सब हमें गाँव से ही परवरिश हुई, तो गाँव की वो सारी चीज़ें मेरे साथ आपकी रूट्स में है वो चीज़ें। हाँ जी, वो मेरे मतलब हमेशा गाँव का वो जो एक है जुड़ाव, वो मेरा हमेशा से मेरे साथ रहा है। विवेक जी, जैसा आपने बताया कि आपकी
आपकी रूट्स में ये संस्कार हैं, एक सोशल पोर्टल पर आपको परफॉर्म करना था, आप एक प्रोफेशनली इंजीनियर थे, क्या घर में ऐसा विरोध नहीं हुआ कि आप एक सेटल करियर को छोड़कर और आप एक इनडिसाइसिव करियर में जा रहे हैं? मैम बहुत विरोध हुआ। इवन आज भी मेरे फादर से मेरे उतने संबंध, उतने प्रगाढ़ संबंध नहीं है, मतलब उतने मधुर संबंध नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में मैंने एक गवर्नमेंट जॉब भी, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी थी। तो हमारे जो परिवार होते हैं, जिन फौजी पिताजी होते हैं, पुलिस वाले पिताजी होते हैं, तो किसान परिवार होते हैं, तो उनका सपना होता है कि मेरा बेटा अफसर बन जाए, ज़्यादा हाई लेवल ना बन जाए लेकिन एक बीच का सा कोई अफसर बन जाए, तो बड़े खुश होते हैं कि एक सेटल लाइफ हो गई। क्योंकि उन्होंने देखा कि इधर कितना ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। तो फिर जब मैंने वो जॉब छोड़ने का फैसला किया, मैंने उन लोगों को बताया, तो मतलब बहुत ही लिटरली बहुत ज़्यादा 2-3 महीने बहुत ही ज़्यादा एकदम बुरे थे। काफ़ी पिताजी ने मतलब विरोध किया कि नहीं, अगर तुझे, वो उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं जान दे दूंगा अगर तूने नौकरी छोड़ी। बट फिर लोगों ने समझाया और रिश्तेदारों ने थोड़ी सी हेल्प की कि हाँ चलो समझाते हैं। मेरे चाचा जी उन्होंने काफ़ी समझाया कि चलो कोई बात नहीं, इसको इसका अगर वहाँ पे जाके भी खुशी नहीं रह पाया, उसको यही करना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो माने, लेकिन हाँ उनके दिल में अभी भी ये है कि भाई मैं, अभी वो कहते हैं कि अगर मौका मिले तो तू ज्वाइन कर ले उसे। अच्छा, तो ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो आखिर वो ऐसी कौन सी जॉब थी जो आपको एक सजी हुई थाली में मिली थी और आपने उसको नकार दिया? मैं वो मेरा ये उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर था। हालांकि मेरे एग्जाम्स बहुत सारे निकले, बहुत सारे एग्जाम्स और भी मैंने छोड़े हैं, और अभी भी मेरे 1-2 मेंस हैं, मतलब एंट्री निकल चुके हैं, मेंस हैं। तो वो यूपीएसआई एक मैं उसका टॉपर रह चुका हूँ। तो वो एक जॉब थी, और हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा को एक लाइक काफ़ी एक अच्छी इज्जत से लिखा जाता है, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। तो वो मैंने छोड़ी थी। 2016 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2000 पिछले साल 19 में मैंने उसको पिछले साल छोड़ दिया था। जी, अभी जब हम आपका पूरा सेंटर देख रहे थे और इस तरह के कई सेंटर्स आपके हैं, तो देखने से ही पता चलता है कि हर चीज़ को मेहनत से बनाया गया है। इसके पीछे कितना आपका समय गया, कितनी मेहनत गई, और टीम कैसे कैसे आप जोड़ पाए अपने साथ? मैम मेरे साथ मैं और मेरी टीम का बराबर का एक सहयोग रहा है। उसमें मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिले शुरुआत में, बुरे भी मिले, बट बुरे से ज़्यादा अच्छे लोग मिले। कि जिन लोगों को, एक तो सबसे थे कि मेरी जैसे ही बैकग्राउंड से थे, मॉडेस्ट फैमिली से आते थे, सब फ्रेशर्स थे। मैंने इसमें सबसे अच्छा जो कार्य हुआ कि मैं सब फ्रेशर्स लिए, तो उनसे था उनको जुनून होता है मेरी तरह ही कुछ करने का, कि हम लोग कुछ बड़ा करेंगे और मतलब हम लोग थकेंगे नहीं। कम हमारे पास उस समय कम पैसे होते थे, कम सैलरी होती थी, तब भी हम लोग बड़ा काम करते थे बहुत मेहनत से। तो हमारा जो मैं पिछले जब 2018 से मैंने शुरू किया है, तो ये अक्टूबर से फुली हमने इसको किया है। तो अक्टूबर से टिल नाउ आज 1 अगस्त है, तो हम लोग लगातार 24 घंटे देते हैं। हमारा मेरा तो ये रहना खाना पीना ये सब ऑफिस में होता है। मेरे पास कोई संडे नहीं होता, मेरे पास कोई मंडे नहीं होता, मेरे पास कोई और मतलब मेरे पास कोई और काम नहीं है। कहते हैं ना कि आपके पास 2 काम है तो एक को प्रायोरिटी देनी है। मेरी फैमिली भी ये बात समझती है ना। मेरे पास इस समय सिर्फ मेरा काम है, मेरे समय इसी को गया। तो मैंने पिछले 2, 2.5, 3 अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे, 24 आवर हर महीने, धूप गर्मी छाँव बारिश इवन कोरोना, मैं यहीं पे रहा ऑफिस में। और हमने मतलब तो ये जो सब कुछ क्रिएट किया है, ये पिछले 2-2.5 साल 24 आवर हमने दिए हैं। 24 आवर, 1 मिनट भी हम लोग कहीं इससे अलग नहीं। साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स कितने हैं और किस किस तरह के एकेडमिक प्रोफाइल में आप वर्क कर रहे हैं? मैम अब तो हम लोग लगभग कुछ बड़े प्रोफेशनल कैरियर्स को छोड़ दें तो उनको छोड़ के बाकी हम उनमें भी आने वाले हैं अगले 1-2 महीने में। तो हम लोग लगभग सारे ही कोर्सेज में हैं, 10th क्लास से हों, 12th से हों या ग्रेजुएशन से हों। बट अभी प्राइमरी हम लोग हिंदी भाषा को टारगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पर भी एक इंग्लिश मीडियम चीज़ों को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे पास कुल मिला के लगभग 20-28 चैनल है, जिन पर टोटल 10 मिलियन लगभग 1 करोड़ के करीब स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिनमें से 90% स्टूडेंट्स बहुत ही SC/ST कैटेगरी के हैं, बहुत ज़्यादा गरीब परिवारों से आते हैं। इवन उनके पास 2 वक्त की रोजी रोटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो तबका है जिसको हम लोग सर्व कर रहे हैं। और उनके लिए आपका एम क्या है? उनको सेटल कराने का लाइफ में क्या एम है? मैं अभी जो कर रहा हूँ, क्योंकि जितने रिसोर्सेज हैं मैं अपने पूरे रिसोर्सेज उन लोगों पर झोंक दे रहा हूँ। तभी तो है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, जो उनके लिए पोस्ट निकलती हैं, वो लोग उनमें मेहनत करके सेलेक्ट हो उनका
हमेशा उनको मेहनत करने की प्रेरणा देते रहना, उनको सिर्फ प्रेरणा देते नहीं रहना, साथ में उनके रास्ते में चलना, उनको मंजिल तक पहुंचाना, उनका रास्ता बनना, ये भी अपना एक गोल रहता है। आपका सक्सेस रेशियो में बहुत काफ़ी अच्छा है। इवन इस समय हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वालों में से हैं। हम लोग जो इतना बड़ा हुए हैं उसका एक पीछे कारण रिजल्ट बहुत रहा है, क्योंकि जब रिजल्ट आप देंगे तो आपको अब 10 लोगों को जाके बताएंगे कि भाई एग्जाम्पल से पढ़ो, आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, तो उसका हमारा रिजल्ट हमने काफ़ी अच्छे दिए हैं। और अब हम धीरे धीरे जॉब क्रिएशन में भी आ रहे हैं। अभी हमारा कुछ ही दिनों में 1 से 2 महीने में हमारा पहले 1000 लोगों को जॉब देने का प्लान है, फिर उसके बाद में इसको 10,000। तो जो लोग मेहनती हैं, जो लोग स्किल हैं, जिसके पास एक तो होता है कि वो कुछ करना नहीं चाहता फिर वो जॉब चाहता है, तो उसके लिए तो नहीं, बट जो करना चाहता है, मेहनत कर रहा मेहनती व्यक्ति है, लड़का हो या लड़की, उसको कुछ जॉब देने का अपना एक प्लान है। तो हम 1 से 2 महीने में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब मैं आपके वीडियोस देख रही थी तो कुछ इमोशनल वीडियोस भी मैंने उसमें देखे। मैं जानना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो क्या पल थे जब आप एक बहुत इमोशनल आपने वीडियो शूट। मैम ये क्या होता है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ हम दिल से चीज़ों से जुड़ते हैं, मतलब हमें पैसा ये सब इतना मायने नहीं रखता। तो कभी कभी ऐसे पल आते हैं आपको इन वर्किंग में कि आप इमोशंस के साथ अगर कुछ गेम हो जाता है, कुछ खेल जाता है तो बुरा लगता है, जैसे आप उस पल को संभाल नहीं पाते। तो वो एक आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस आप उसे कह सकते हैं, सडनली और क्षणिक होता है वो। फिर आप समझते हैं कुछ दिनों बाद की समझ में आता है कि ये सब एक लाइफ का पार्ट है, हंसी खुशी सुख दुख, अब तो है सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो इमोशंस को संभालना भी आ गया है। तो व्यूअर्स, कहना ना होगा कि लगातार 24 घंटे मेहनत करने के बाद भी दिल ही रहता है, वो पत्थर नहीं हो जाता है। दिमाग के साथ दिल भी उतना ही धड़कता है जितना कि दिमाग काम करता है। विवेक जी से हम आगे जानना चाहेंगे कि आप इतने सारे बच्चों को आपने जोड़ा है, इतने बड़े सेंटर्स आप चला रहे हैं, और मैं जब आपकी क्लासेस देख रही थी, ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप भी बहुत अच्छा खासा महंगा सेटअप है। इन सब के लिए फंडिंग्स के लिए आप क्या करते हैं? मैम ये सब तो खैर जैसे जैसे मेहनत होती गई, स्टूडेंट्स जुड़ते गई, तो हम लोगों ने हमारे 2 प्रोग्राम हैं। तो हम लोग फ्री चीज़ें देते हैं यूट्यूब पर हमारी काफ़ी इंडिया में सबसे ज़्यादा क्लासेस हमारी आती हैं, और एक हमारा पेड प्रोग्राम चलता है। उसमें अंतर ये होता है कि हम यूट्यूब पे कुछ ऐसा नहीं कि कंटेंट में कोई कमी रखते हैं, बट हम लोग उतना मतलब कंटेंट रेगुलर नहीं होता, रेगुलर कह सकते हैं क्रम से नहीं होता, बट हम क्रम से वीडियो डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो कुछ लोग उनमें से हमारे पेड सब्सक्रिप्शन में आते हैं। तो पेड कोर्सेज भी 400 500 900 1500 वो इस तरह के होते हैं। वो तो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल, तो शायद बुक्स भी नहीं आती हैं। तो उससे हम लोगों की फंडिंग का अरेंजमेंट हो जाता है, और फिर हम लोग अपना जैसी फंडिंग का अरेंजमेंट होता है और स्टूडियो डाल देते हैं। आपके पास मास में पेड स्टूडेंट्स हैं, दैट्स व्हाई यू कैन अरेंज दीस थिंग्स। एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप किसी भी बच्चे को 10th कराते हैं, 12th कराते हैं, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेते हैं, तो किस तरह का सिलेबस फॉलो करते हैं? क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे बोर्ड्स हैं, ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, या यूनिवर्सिटी के अलग अलग पैटर्न्स हैं हर एक सिलेबस। मैम अभी तो हम लोग प्राइमरली गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहाँ पे क्या होता है सिलेबस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, कई वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से एक आइडिया ले लेते हैं। अभी हम लोग 10th 12th और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है, डिग्री कोर्सेज में नहीं है, बट हम सून उधर हम लोग एंट्री कर रहे हैं बहुत जल्दी जी। और जैसे कि आपने स्किल्ड डेवलप करने की बात हुई थी, स्किल डेवलपमेंट में जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जैसे इस तरह भी आप इस तरह के क्षेत्र में भी, क्योंकि बहुत से बच्चे एकेडमिक्स में बहुत शार्प नहीं होते, लेकिन दे हैव स्किल, उनके पास कोई ना कोई कलात्मक रूप में ऐसी प्रतिभा होती है कि वो अपने आप को निखार के प्रस्तुत कर पाते हैं। तो क्या इस तरह भी आपका कुछ प्लान है? हाँ मैम, मैंने जो 1000 जॉब्स, फिर उसको 10,000, फिर उसको 1 लाख, फिर उसको 10 लाख, जो मैंने बात बोली वो मेरा उसी में है कि आपके पास जो भी है, अब जिस भी चीज़ में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वी विल रिफाइन, वी विल ट्रेन यू एंड वी विल प्लेस यू। यू हैव टू गिव अस टाइम, यू हैव टू गिव अस योर एफर्ट्स एंड वी विल प्लेस यू। जी बिल्कुल, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि आपको गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो? क्या आपने उन तक कभी अपने जुनून को, अपने एफर्ट्स को पहुंचाने की कोशिश की, या उन्होंने आपको पहचाना, ऐसा कुछ हुआ? मैम दुर्भाग्य से ये नहीं हो पाया है अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स की कोई पॉलिसी नहीं है। वी आर जॉब क्रिएटर्स,
हम अभी 400-500 की टीम है, अगर हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले जैसे अदर कंट्रीज में होता है, दे हैव वेल गवर्नमेंट है वेल प्लान स्ट्रेटेजी फॉर स्टार्टअप्स फॉर फंडिंग्स। अभी क्या है, गवर्नमेंट फालतू के इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, अगर वो ऐसी स्टार्टअप्स को जो जॉब क्रिएटर्स हैं, अगर उनको कुछ उनका एक सब्सिडाइज करके, फॉर एग्जांपल रेंट सब्सिडाइज कर दे, या फॉर एग्जांपल बिजली का बिल सब्सिडाइज कर दे, या कुछ और जो भी वो टैक्स सब्सिडाइज कर दे, टैक्स फ्री, मतलब वो उससे पैसे ना दे बट कुछ चीज़ें अगर वो सब्सिडाइज कर देती है, तो अगर थोड़ी सी वो सपोर्ट देता है तो हम इसे 400 को 4000 में बदल सकते हैं, 4000 को 40000 में बदल सकते हैं। वी आर जॉब क्रिएटर्स। उससे गवर्नमेंट को अल्टीमेटली फायदा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के पास ही पहुंचना है अगर हम लोगों को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है। बट अभी हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में गवर्नमेंट की बहुत सोच अच्छी है और वो जान रही है कि ये फ्यूचर है, बट उधर उनका वो सपोर्ट की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, तो अभी तो वो हमें नहीं मिल पाया। अगर वो मिल जाए तो गेम चेंज हो जाए, फिर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को ग्रो कर पाए। विवेक जी, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात उस तंत्र तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उस डेमोक्रेसी में, उस सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता इसके लिए आपको एफर्ट्स करने चाहिए? मैम, हमने एफर्ट्स किए हुए हैं, जो स्टार्टअप इंडिया करके ये अपना पोर्टल है गवर्नमेंट का, और भी तरह तरह से हम लोग एफर्ट करते रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से उतना रेस्पॉन्स नहीं आता। ब्यूरोक्रेसी इंडिया की जानते हैं कि उतनी जल्दी हमारे पे अभी भी हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 रैंक पर है। मतलब बहुत ज़्यादा एक लंबी रास्ता है हमको बिजनेस को अच्छा, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा क्षण मैं जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह की किसी प्रतिभा को हम सामने लाते हैं उनके, जिन्होंने अपना एक आसमान खुद बनाया होता है। तो विवेक जी, आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि हाँ, मैंने जो रास्ता चुना उसको मैंने सही प्रूव किया? मैम, अभी तो खैर ये जर्नी है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, 2.5 ईयर्स ही हुए हैं, विदाउट फंड्स भी है हम लोग इतना अचीव कर पाए। अब लोग आगे देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों की जर्नी होती है। अभी तो यहाँ से इसलिए लड़ाई शुरू हुई है, चलो मैं आप बन जाते हैं, आप तक पहुँच जाते हैं, बच्चों का प्यार है, बट इसको बनाए रखना, इसको साथ में जितना है उसको मेंटेन करना और इसको ग्रो कराना, असली जर्नी अभी शुरू होगी। अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, अभी मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी मुझे 10th-12th अपने गांव देहात के बच्चों के लिए नीट IIT की तैयारी करानी है। जो गांव की लड़कियां हैं वो डॉक्टर की तैयारी करें, और वो डॉक्टरी करें, सिर्फ तैयारी ना करें। तो जब वो सब कुछ मैं कुछ रिजल्ट देने लगूंगा, तब मैं सोचूंगा कि हाँ, नाउ आई हैव अचीव्ड समथिंग। अभी तो यही है कि सब अभी तो जर्नी है, अभी मंजिल है। आपको लगता है कि मेट्रोज के बच्चों को जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी क्योंकि एक्सपोजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, गाँव में बच्चों को उस तरह की प्रतिभा उनकी निकाल पाना, आपको लगता है आसान काम है? नहीं मैम, टफ काम है, बट मुझे लगता है कि वो मेहनती होते हैं, उनको रास्ता नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बट वो मेहनती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना ही ले लूँ, मैं गाँव से पढ़ा लिखा सब कुछ है, तो मुझे उस समय मिलता 10th में मुझे कोई बताने वाला होता है कि आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, तो आप ये एग्जाम होता है गवर्नमेंट में उसका डॉक्टरी का, उन्हें पता ही नहीं होता कुछ भी। CPMT होती है सब, ये उस समय IPMT CPMT सब हुआ करते थे। तो मुझे पक्का मैं उसको पढ़ता और पक्का मैं निकालता, मुझे रास्ता देते। मुझे हमारे गाँव देहात में उन लोगों ने उनको रास्ता ही नहीं दिया। टीचर्स अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाए। टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को रास्ता दे, सो गुरु की जिम्मेदारी है वो अपना रास्ता दिखाएगा। गुरु का मतलब ये होता है कि वो पथ प्रदर्शक होता है, हम उसको बस रीड कराने वाले, बोर्ड पर वो एक कलम चलाने वाले बन के रह गए। मशीन नहीं, हमें मशीन नहीं बनना, हमें उसका पथ प्रदर्शक बनना था, उसका मार्गदर्शक बनना था, मेंटर बनना था। तो वो सब हम लोग उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। यार प्रॉब्लम एरियाज देख रहे हैं, उन प्रॉब्लम एरियाज का अच्छा सॉल्यूशन देख रहे हैं, और मुझे यकीन है कि 5 साल में हम लोग गेम बदल देंगे। 5 साल में हम लोग काफ़ी अच्छा क्रांतिकारी करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पे क्या होता है, जब आप फेस टू फेस किसी को पढ़ाते हैं तो आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे आपके साथ हज़ारों स्टूडेंट जुड़ते हैं और आप पर्सनली किसी एक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कितना डिफ़िकल्ट होता है अपने लेसन को, अपनी बात को उन तक प्रोजेक्ट करना। हाँ मैम, ये एक बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, सब लोग इसको नहीं भी कर पाते। इसलिए मैंने ऐसे बहुत से टीचर देखे, दे हैव ट्रेमेंडियस नॉलेज, एकदम ज़बरदस्त टीचर है, बट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर इट ऑन कैमरा। बट हम लोगों ने उसको, क्योंकि हम लोग यंग थे तो हमें उतना हारने वारने का, गलत हो जाएगा उसका उतना डर नहीं था, तो हम लोग एकदम खुलकर हम लोग पढ़ाते हैं चीज़ों को। हम लोग ऐसा पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि
डाउट ना रहे बच्चे का, बाल की खाल निकालने तक पहुंच जाते हैं। तो फिर वो जो बिल्कुल एकदम कमजोर बच्चा होता है जिसको नहीं आता वो भी सीख लेता है। तो कनेक्शन जैसे कोई बच्चा आपसे सीख लेगा, कनेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा। फिर आप उसे इतना टाइम देते हो, दिन भर में मेरा पिछले 3 साल में 12 घंटे यूट्यूब पर बीते हैं ऑन एन एवरेज। तो अगर कोई भी बंदा आपके सामने 12 घंटे, वो सामने है नहीं है, वो पास में नहीं है, बट वो 12 घंटे है आपके सामने, तो एक इमोशनल एक कनेक्ट तो हो ही जाता है, कनेक्ट हो जाता है। आपके वाइब्रेशंस उस तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। आप अपनी फैकल्टी जब डिसाइड करते हैं, क्योंकि सारी क्लासेस तो आप नहीं ले सकते हैं, जब आप फैकल्टी डिसाइड करते हैं तो उसके क्या नॉर्म्स रखते हैं आप? मैं 2 तरीके हैं। एक तो मैं डायरेक्ट फैकल्टी हायर करता हूँ और फिर उनके डेमोज होते हैं। डेमो देखने के बाद में फिर मैं देखता हूँ कि उनकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर पकड़ कितनी है, क्या वो मेरी भाषा में मेरे बच्चों को डिलीवर कर पाएंगे चीज़ों को। जी, फिर उसके बाद में उनके अंदर पढ़ाने का जुनून कितना है, वो किस हद तक डीपली जा सकते हैं। एक बिल्कुल कम में से आता हूँ, मैं उसको अच्छा टीचर मानता हूँ जो एकदम कमज़ोर बच्चे को पढ़ा दे। जो होशियार बच्चा है वो तो सेल्फ स्टडी भी कर लेगा, वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आपने उसको पढ़ाया। बट अगर वो बिल्कुल जीरो है, उसको कुछ नहीं आता, उसको सिखाना इज लाइक एक टीचर का वो होता है मेन उद्देश्य। तो फिर हम उसी बेसिस पर मैं हायर करता हूँ। तो अभी तक तो हायरिंग जो है उसके हिसाब से लोग कहते हैं कि अच्छे टीचर आ जाते हैं अपने पास। नियर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? मैं फ्यूचर में भी हम लोगों को बोर्ड एग्जाम्स, हमें इंडिया के हर एक स्टेट का बोर्ड शुरू करना है, हर एक भाषा में इंडिया में जितनी भी 22 तो मेनली है ही है, इन 22 तक तो मुझे पहुंचना ऑफिशियल पैनल पर है। और आपका इधर जो और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी स्किल्स, मतलब 10 साल का मेरे पास प्लान है अभी। 10 साल मेरे पास हर दिन कुछ नया करने के लिए है। 10 साल शायद तब उनको सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाऊँ जो मेरे सपने हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। हमारे यंगस्टर्स को, हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमारी ये वाली पीढ़ी जो बहुत कुछ करना चाहती है, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो भी कुछ सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, वहाँ कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, आप IAS, IPS, PCS, SSC, बैंक, कुछ भी आप करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई पत्रकार या कोई BCom, CA, कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये सोचिए आपको खुशी किस में मिलती है। पहली चीज़ डिसाइड होगी कि ओके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप सफलता हासिल ना कर सके, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप पैसा ना कमा सके। बस परफेक्शन होगा, आपको उतनी समय देना पड़ेगा। जब आपने सोच लिया कि अच्छा भाई मुझे तो अब एक बड़ा पत्रकार बनना है, अब वो जो लाइफ है वहाँ तक पहुँचने की, एक सक्सेसफुल, वो जो एक जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कोई आपको भगा देगा, कोई आपको पूछेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, आपको अपनी खबरों में या मतलब आपको एक नया इनोवेशन देना है हर एक दिन, अपने आइडियाज़ पर बैठ के आपको खुद पे बोर्ड पे वाइट बोर्ड सा लिखे कि काम करना, मैं ये करूँगा तो क्या होगा, ये करूँगा तो क्या होगा, क्या अभी है मार्केट में और क्या मैं नया कर सकता हूँ, उसके ऊपर समय देना। आपने सोचा, आप उस चीज़ को समय दीजिए, ये गारंटी रखिए कि आप उसमें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी, रिस्क होगा, आप जो कमा रहे होंगे वो छोड़ना पड़ेगा, एक टाइम की खाना भी खाना पड़ सकता है, बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे, बट आपको वो छोड़ना नहीं है। 3 साल, ओनली 3 years, आपने जो सोचा उसको कीजिए और उसमें मेहनत कीजिए। ऐसे नहीं किसी ने थोप दिया हो ऐसे कर रहे हैं। 3 साल, 3 years बाद, 365 into 3 years, लगभग 1000 दिन के बाद में आप उस क्षेत्र के माहिर हो जाएंगे और ये जितनी मुसीबतें वो चली जाएंगी, आप उस क्षेत्र के सक्सेस पर्सन हो जाएंगे। ये है 3 साल आपको देने होंगे किसी भी क्षेत्र में। तो व्यूअर्स, कहना ना होगा कि एक जज्बा, एक जुनून और एक हौसला और सही मार्गदर्शन और जिस रास्ते को आपने चुना है उसको सही साबित करना दुनिया के सामने, ये एक बहुत आवश्यक, कहना चाहिए कि कदम है जो आपको अपने आप को बनाने के लिए उठाने होंगे। तो आज के हमारे इस क्रम में हमारे पास थे विवेक जी एग्ज़ामपुर सेंटर से, जो बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एकेडमिक एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तैयारी बच्चों को कराते हैं। दो प्लानिंग के तहत, एक में पेड होता है और वो भी बहुत नॉमिनल होता है, और दूसरा होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो कोई भी बच्चा अगर विवेक जी से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा विवेक जी? कुछ नहीं है, आप हमारा चैनल है एग्जामपुर, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको आ जाएगा। और अगर आपको पेड में जुड़ना है तो हमारी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बस जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया आपको वीडियो मिलने लगेगी, आप शुरू हो जाइए अपनी जर्नी। तो विवेक जी के लिए एक
मुझे किसी शायर की बहुत अच्छी लाइनें याद आती हैं कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो नीले आसमान को। विवेक जी, आपको YouTube चैनल हमारे श्रुतिपुरी कृष्णायन की ओर से हम हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने इस एग्जाम्पुल को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, देश में ही नहीं विदेश में भी इसका नाम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी व्यूअर्स को नमस्कार।